स्वागत है आपका इस चैनल पे, क्योंकि शायद आप पहली दफ़ा ही तो आए हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले जो कार्बन है आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है। अर्थ के क्रस्ट में कितना है और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, ये PYQ भी है और NCERT में, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ये क्रस्ट में 0.02% कार्बन है और एटमॉस्फेयर में 0.03%। अब ये याद करना है, यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा मान लो क्रस्ट में 2 मतलब कोई एक चीज़ ऊपर से गिरी और सरफेस पे गिरने के बाद टूट गई, 2 टुकड़ों में गिरेगी तो टूटेगी, इसमें कुछ नया थोड़ी है। तो 2 याद हो गया, 0.02%। उसी तरीके से आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। अब जब टूटी थी तो यहाँ से 3 रे निकली, अल्फा, बीटा और गामा। ये तो पता ही है, बेसिक है। तो 3 रे कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन? 0.03% कार्बन। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बताई गई है सिर्फ याद करने के लिए। तो क्रस्ट में 0.02% और एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03%। अब देखो, हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आयनिक बॉन्ड तो है नहीं। आयनिक बॉन्ड क्या होता था? जैसे NaCl में होता था कि इसको लेना था, इसको देना था, दोनों ने मिलकर एक बढ़िया बॉन्ड बनाया, मजेदार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग होती है कि तुमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते हैं। जैसे कार्बन था, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो यानी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो उसने कहा कि अरे हाइड्रोजन कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ। तो उसने हाइड्रोजन को बुला लिया और हाइड्रोजन के पास कितना था? 1। तो हाइड्रोजन को भी कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। 2 या 8 कंप्लीटली स्टेबल है। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, मिल के आओ, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इन लोगों ने मिल के ऐसे बॉन्ड बनाना चालू कर दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 4 एक एक इनसे ले लिया, 8। ये भी मजे में। और इसके पास 1 था, इसने कार्बन से एक एक ले लिया, ये भी खुश। तो इस तरीके से दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बनाया विथ शेयरिंग। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या ये उतना मजबूत रहेगा जितना आयनिक था? नहीं। तो इतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, कितना? जितना आयनिक में था। और मोस्टली ये पुअर कंडक्टर्स ही होते हैं। अच्छा, आयनिक में क्या था कि ये जब एक सॉलिड होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसको किसी उसमें डाल देंगे, लिक्विड में या मोल्टन स्टेट में, तब ये कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक्स हो जाएंगे और फिर ये कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हम देखेंगे तो एक आदमी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो कि है ग्रेफाइट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं। कैटायन एनायन के बारे में आपको पता ही है, जो देता है वो प्लस वाला। जब सोडियम ने क्या किया, इसमें दिया है, तो जिसने दिया है वो राजा आदमी है, उसके ऊपर लग गया प्लस। और एनायन ने लिया है, वो हो गया माइनस। तो यहाँ पे क्लोरीन एक एनायन है और सोडियम एक कैटायन है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैटायन की स्पेलिंग में प्लस दिख रहा है, ये रहा प्लस। तो जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है वो कौन है? कैटायन। प्लस का चार्ज का क्या मतलब है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसलिए ऊपर खड़ा करके लगा दिया कि ये देखो, ठीक है। एमोनिया, ये इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, NH3, जिसको ना पता हो। CH4 ये है मीथेन, और मीथेन एक फ्यूल में बहुत ही यूज होता है। जितने भी फ्यूल हैं जो बर्न होती है, क्या बर्न होता है? कार्बन। कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो है मीथेन। कहीं भी बर्निंग आए, सब मीथेन। फ्यूल में है, बायोगैस में है, सब मीथेन। वैलेंसी का खेल आपको पता ही है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कितना कंबाइन हो सकता है वो एलिमेंट, किस लिए, क्यों कंबाइन हो रहा है? कोई मजबूरी रही होगी। क्या मजबूरी है? स्टेबल होना है यार। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो आपको सभी की वैलेंसी निकालना आता ही होगा। मान लेते हैं जैसे कार्बन इधर वाला, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ये कितने हैं? ये जो पीरियोडिक टेबल है अपना, सबकी वैलेंसी आपको पता ही है। 1 है, ये 2 है, फिर ये 3, 4, फिर 3, 2, 1 और लास्ट में 18 ग्रुप वाले, इनकी वैलेंसी कितनी है? 0, क्योंकि ये स्टेबल है, इन्हें होना ही नहीं है, इन्हें किसी से बॉन्ड वॉन्ड बनाना ही नहीं है, खुश हैं अपने में। अब जैसे उसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो यानी कि 2 और 6, तो यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 और लेना पड़ेगा। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। या तो ये 6 के 6 निकाल दे, इतना दम हो तो। इतना दम तो है नहीं कि निकाल ले, ठीक है। तो बेसिक बातें। अब देखते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जहां से आते हैं हमारे क्वेश्चन। तो वो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। इस 3 फॉर्म में आपको मिलेगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। डायमंड आपको पता ही है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, बहुत ही हार्ड होता है। अब देखो, कार्बन ने क्या किया,
कार्बन ने जब ऐसे बॉन्ड बनाया कार्बन से, यानी कि ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से है, एक एकदम रिजिड स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। क्या आपको यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों? कब होती है? जब कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जब कोई ना कोई फ्री हो। यहां कहां है? पूरे स्टेबल है, हो गए। लेकिन वहीं एक दूसरी ओर ग्रेफाइट, ये क्या काम करता है कि 3 कार्बन से बॉन्ड बनाता है ऐसे, फिर ये वाला भी अगले 3 से बनाएगा। दिख रहा है ना, हर आदमी 3 से कर रहा है सिर्फ। ऐसा, यानी एक एक सबके पास फ्री है। तो यहां पे ये 3 कार्बन से बनाता है, ये 4 कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे तो एक फ्री हो गया, तो इसका साफ मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। क्या वजह है? यही वजह है कि 3 से कर रहा है, एक बॉन्ड इसका छूटा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन से करेगा। और यहाँ पे आपको हेक्सागन से दिख रहा है कि नहीं? तो ये एक हेक्सागनल एरे बनाता है, बस इतनी सी बात है। अगर कोई कहते हैं पेंटागन एरे बनाता है, तो नहीं भाई, हेक्सागन एरे बनता है। लेयर बाय लेयर में बनता है। ऐसे लेयर मैं ऐसे बना दूं, अगर अच्छा नहीं बना, लेकिन मान लो ऐसे, फिर ये आगे चलता जाएगा ऐसे, तो इसमें लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। तो उसमें यही इंपॉर्टेंट था कि लेयर्स की फॉर्मेशन है, हेक्सागोनल एरे। अगला कौन सा है? अगला है फुलरीन। देखो फुलरीन क्या है, ये इसको फुलरीन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना देखा था। C60 कितने कार्बन है? पहला जो है वो C60। ये एक जियोडेसिक डोम की तरह है, ये कहीं रहा होगा। जियोडेसिक डोम की तरह इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरिन इन्होंने बनाया था। तो इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर का नाम भी इन्हीं के नाम पर दे दिया गया, दैट इज फुलरिन। तो क्या है? C60, एक फुटबॉल टाइप के शेप का मिलता है। अच्छा, इनका हमने वो देख लिया। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये लोग नहीं करेंगे यार, इनको क्यों करना। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर है कि केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर है, फिजिकल और केमिकल, यार केमिकल तो प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी ना, सारे वही हैं। क्या है? कार्बन के ही हैं। सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है, एक हार्ड है, एक नहीं हार्ड है, ये वाला स्लिपरी भी है थोड़ा सा, ये चीज़ें हो गई। और आपको पता ही है कि ये डायमंड बनता कैसे है, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से बनता है। जब कोई चीज़ नीचे दबा हुआ हो और धीरे धीरे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यहाँ शायद ना दिख रहा हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से फिर वो धीरे धीरे डायमंड बनता है और उसको हम ऐसे अंगूठी में पहन लेते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ऐसा क्यों है कि कार्बन इतने सारे बॉन्ड बना ले रहा है इतने सारे लोगों के साथ? आपको पता ही ना कि कार्बन बहुत ही रंगबाज आदमी है। इस पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट है, लेकिन हमारा जो कार्बन है ये बहुत ही रंगबाज आदमी है। ये बहुत लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को भी ले लिया, बोलता है हाइड्रोजन हाँ तुम्हारे साथ भी बना लूंगा बॉन्ड। तो ये ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रही होगी। तो इसकी इन प्रॉपर्टी की वजह से ही ये इस काम को कर पाया। और फिर हमने इसकी फिर ब्रांच अलग कर दी, कार्बन से जितने हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बाकी सब वाले जो बच गए उनको इनऑर्गेनिक। तो उसकी तो स्टडी अलग हो गई, लेकिन हम अभी यहाँ इतना नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये पढ़ना है हमें। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब ये अपने वाले से ही बॉन्ड बना लेता है काफ़ी लंबे लंबे, आपने देखा ही होगा लंबी लंबी चेन कार्बन की। तो इस वजह से ही अब इसके पास ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, इसकी वजह से ही इतने सारे बॉन्ड फॉर्मेशन ये बना पा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना ले रहा है। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इसी वजह से इसने बहुत सारे बॉन्ड बना पाए। अब एक और है टेट्रावैलेंसी। आपने देखा 4 वैलेंसी है, तो देखो 4 ये बॉन्ड बनाने में भी सक्षम है, इसलिए और ज़्यादा हो गया। अब इसको हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, जिसको उसको फुल कराना हो ऐसे, ये भी हटा दो, ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। तो इसकी यही 2 प्रॉपर्टी हैं जिसने इसको इतना वर्सेटाइल बनाया। अच्छा, वर्सेटाइल हम लोग कहते भी है ना उसमें कि बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, क्या मतलब है? यही, ठीक है। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है और दूसरी है टेट्रावैलेंसी, यानी कि 4 इसकी वैलेंसी है।
इसका साइज स्मॉल है। अच्छा, साइज स्मॉल होने से क्या मतलब है कि अगर मान लो साइज बहुत बड़ा होता, ये बड़ा मान लेते हैं, तो फिर उसको होल्ड करके रखना, क्योंकि न्यूक्लियस तो यहाँ पे है, थोड़ा सा मुश्किल होता और बॉन्ड बन नहीं पाता। लेकिन साइज का छोटा है तो यहाँ वाले को होल्ड करना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि अब पास में ही है ना, कोई पास में रहेगा तो ऐसे पकड़ लेंगे। लेकिन अब बहुत दूर है तो दिक्कत होगी, और अगर बहुत ही छोटा होता तो भी दिक्कत होती, क्योंकि वो करीब जाता नहीं। तो यानी कि बढ़िया आदमी है, इसीलिए इतने बॉन्ड ये बना पा रहा है और हम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, क्या नाम है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता ही होगा। सिंगल बॉन्ड जब कार्बन बनाता है ये है सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल बनाता है तो ये है अनसैचुरेटेड। चलो अभी इसका हम शायद आगे देखेंगे। और कैटनेशन की ये प्रॉपर्टी क्या सिर्फ कार्बन ही दिखा पाता है, कोई और आदमी जो ऐसा दिखाता हो, तो हाँ सिलिकॉन आपने सुना होगा, सिलिकॉन भी थोड़ा बहुत दिखाता है। तो सिलिकॉन भी बना लेता है ऐसी बॉन्ड, कार्बन के बाद नीचे सिलिकॉन ही तो है इसी क्या कहते हैं उसको ग्रुप में। तो ये केवल 7 या 8 तक बना पाता है, S8 सिर्फ यहीं तक बना पाता है और ज़्यादा नहीं बना पाता। लेकिन वहीं क्या नाम है अपना कार्बन तो खूब बनाता है, C कितना भी ले लो, C10 H12 O6, खूब लंबे लंबे बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, पहले माना क्या जाता था कि ये जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है ये सिर्फ नेचर बना के दे सकती है, हम नहीं बना सकते। लेकिन ये जो साइंटिस्ट साहब हैं वोलर ने 1828 में इस स्टेटमेंट को खारिज किया, क्योंकि इन्होंने एमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। यूरिया एक कार्बन वाला कंपाउंड है, यूरिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बनाया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में, तो वो थे वोलर। या तो ये आ सकता है कि क्या बनाया लैब में सबसे पहले, तो यूरिया बनाया। या तो ये आ सकता है कि वोलर ने यूरिया बनाया किस चीज़ से बनाया, तो बनाया एमोनियम साइनेट से। यूरिया आपको फॉर्मूला पता होगा, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ भी NH2 कर दो, यहाँ भी NH2 कर दो। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। एमोनियम साइनेट क्या होता है, एमोनियम NH4 हो गया और साइनेट क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NO, एमोनियम साइनेट। ये भी आपको याद नहीं रखना है। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आता है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट, मेरे ख्याल से मेथिल आइसोसाइनेट। अब देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या खेल है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, इसको हम कहते हैं इन दोनों को अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या, डबल बॉन्ड वाला भी ट्रिपल बॉन्ड वाला भी। ये इतना रिएक्टिव नहीं है। देखो ये नाम से भी वैसे लग ही रहा है अगर इंग्लिश हो कि ये सैचुरेशन तक पहुंच गया, ये क्यों रिएक्ट करेगा यार, अब हो गया। लेकिन वही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टिव हैं। ये चाहते हैं कि क्यों ना हम भी इस बॉन्ड को तोड़कर, इन जंजीरों को तोड़कर छूट जाएं और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहें। तो ये लोग तो भाई रिएक्ट करेंगे ना, ये लोग रिएक्टिव हैं। लेकिन सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड उतना रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव कौन है, सेकेंड वाला और ट्रिपल वाला, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, और ये तो नहीं करेगा यार। यही है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी। अच्छा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको नाम दे दिया। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो एल्केन, डबल बॉन्ड वाले ईन और ट्रिपल बॉन्ड वाले आइन। तो यानी कि अगर हम ऐसे देखें सॉरी, 2 कार्बन ले लेते हैं। अच्छा, जहां जहां मैं नहीं लिख रहा हूं उसका मतलब वहां हाइड्रोजन लगा लेना है आपको, है ना। क्यों लिखे हम, ये सिंगल बॉन्ड ही है, भले ही थोड़ा मोटा दिख रहा हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 आपको पता है, 2 को बोलते हैं एथ। इसका नाम क्या हो गया, इथेन। अगर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन आप लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, इथ, यानी 2 कार्बन है, इथीन। और वहीं तीसरी जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर एक एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा एथ, मतलब 2 कार्बन है तो इथाइन। अगर यही 3, इसका अगर आपको नाम पूछ ले, 3 कार्बन है तो पहली बात तो 3 कार्बन इसलिए प्रॉप हो जाएगा, 3 का प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और इसी को लिखने के लिए जैसे अभी हम CC लिख रहे हैं, तो फिर आगे चल के साइंटिस्ट लोगों ने बोला पागल हो गया, कब तक CC लिखोगे, तो उन्होंने ये सीधा ऐसे दे दिया। इसका क्या मतलब है, कितने कार्बन है इसमें, 1, जहां जहां पॉइंट आपको दिखे 2, 3, 4, 5, तो यानी कि ये असल में कौन है, प्रोपेन है ये। तो हमें ये वाला नॉमेनक्लेचर शायद नहीं पढ़ना है अभी, है ना। जैसे मान लो ये इसमें क्या है, 1, 2, 3, अब मैं यहाँ ऐसे बना दूँ, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड हो गया। 1 कार्बन यहाँ है, 2, 3, 4,
तो ये ब्यूटीन हो सकता है, ब्यूटीन। लेकिन डबल बॉन्ड भी हमें दिखाना पड़ता है, तो कहाँ पे, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन। लेकिन ये सब अभी हमें ऐसी नॉमेनक्लेचर नहीं देखनी है, ये शायद देख लो। फिर कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, अब इनका देखो फॉर्मूला बन गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन लोगों का अपना अपना फॉर्मूला क्या है, सी। ये हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे हाइड्रोकार्बन नाम से आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनके बीच का जो बॉन्ड है हम इसको पढ़ रहे हैं। CnH में क्या हो जाएगा, 2n+2, CnH 2n, H 2n-2। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या तो इससे बेहतर इस फॉर्मूले को देख लें। अब जैसे हम देखते हैं, ये इथेन में इसमें देखो कितने हैं, गिनो, C2 है और H कितना है, 6। तो क्या इस फॉर्मूले को नहीं कर रहा है, ये देखो इसको n मानो, इसका डबल किया 4, 2 और जोड़ दिया 6। तो यानी आपको देखते ही फॉर्मूला अगर लिखा हो तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हैं कि भाई तुम कौन हो, एल्केन हो। तुम में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखते हैं, कार्बन 2 लिया, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4। फिर से हमें देखते मिल रहा है कि इसका जस्ट डबल, यानी C2H4, 2 × 2 4, ये तुम कौन हो, एल्कीन हो। C2 और H कितना है, ये भी 2, यानी कि 2 × 2 4 -2 is 2। तुम कौन हो, तुम एल्काइन हो, तुम में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तुम रिएक्टिव बहुत हो। तो इन 3 फॉर्मूले को याद रखो, बस काम हो जाएगा। चलते हैं आगे। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन इनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हो। जैसे कि C4H10 ले लेते हैं, ये देखो वैसे कौन है, अगर कोई बताए, C4 है, इंटू 2 कर दिया 8 + 2, यानी ये एक एल्केन है, ये एक एल्केन है ना, और कौन, 4 कार्बन है, तो कौन हो गया, ब्यूटेन। तो ये एक ब्यूटेन है, क्या रिएक्टिव है, नहीं, क्योंकि एल्केन है। 4 कार्बन, तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर ये। लेकिन क्या किसी ने कहा है कि ऐसे ही बनाना, मान लो मेरा मन करे, नहीं भाई मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तो क्या ये 2 नहीं बन गया। अच्छा, इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, अच्छा एक ही बात है, ठीक है। तो देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है लीनियर, और एक ऐसा भी तो हो सकता है, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि ये आगे ही लगाना। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना, C4H10, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, आइसो मतलब ही होता है यार बराबर, आइसोटोनिक, कहीं भी आइसो देख लो, आइसो मतलब बराबर, आइसोबार, आइसो थर्मल, आइसोचोरिक प्रोसेस, बहुत सारे होते हैं यार। अच्छा, कुछ रिंग्स के फॉर्म में भी होते हैं। रिंग्स के फॉर्म में देखो ऐसे, मान लो ये कार्बन C6H12 है, इसका नाम अगर ये बोल दे साइक्लोहेक्सेन, तो जो रिंग के फॉर्म में होगा उसके नाम के आगे क्या लगा होगा, खुद ही लगा होगा, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, पहली बात तो ये एक साइकिल में होगा, साइक्लो, उसका हेक्सेन है यानी 6 कार्बन है, और एन यानी कि कोई सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड, एल्केन है। इन और आइन में डबल और ट्रिपल होता है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लगा दिया, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन 12, यानी कि सबके पास 2 2 रहे होंगे। ये देखो साइकिल के फॉर्म में है, ये कौन है, हमारा और आपका अपना साइक्लोहेक्सेन। तो बस यही जानना था कि साइक्लो बोले तो आपको पता है कि एक रिंग के फॉर्म में होगा, क्लोज्ड। एक बेंजीन, आपको नाम आपने सुना होगा, बेंजीन ऐसे होता है, यानी कि हर जगह कार्बन है, कार्बन लिख नहीं रहा हूं, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, C6। हाइड्रोजन कितने बचे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, H6। तो क्वेश्चन अभी आया नहीं है, पर हो सकता आ जाए कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। ठीक है, ऐसे बना लेना, ऐसे अल्टरनेट पे उसके डबल बॉन्ड होते हैं। फिर यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने बोला पागल हो गया, खाली यही करते रहो क्या, डबल बॉन्ड ऐसे कर दो। तो अगर इस फिगर को भी, तो फिर उन्होंने बोला इसका मतलब ही हो गया बेंजीन, क्योंकि आगे फिर यार बहुत काम रहता था इसका, बेंजीन, टोलुइन और मेथिल बेंजीन, बहुत सारा काम था। तो फिर कौन बार बार बॉन्ड बनाए, तो ऐसे कर दिया। इसका मतलब ही क्या है कि ये हमारा कौन है, बेंजीन। तो हाइड्रोकार्बन आपने देख लिया, हाइड्रोजन और कार्बन का खेल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। अब जरूरी है क्या सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद रहे इसमें, नहीं, ये रहा कार्बन की चेन थी, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है खूब। अब मान लो इस हाइड्रोजन की जगह कोई और आदमी आके लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप। अगर ये हेलो वाले कोई लगे,
क्लोरो, ब्रोमो, ये वाले, अरे इधर है ना 17 ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80 करके कुछ, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप इनको कहते हैं, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप 17 की बात हो रही है। इनमें से अगर कोई आदमी, क्योंकि इनके पास भी एक ही चाहिए, एक ही वैलेंसी इनको भी चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए था, तो अगर ये क्लोरीन आके यहाँ लग जाए या ब्रोमीन आके लग जाए, एक्स से दिखा देते हैं हम कई बार, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप, जैसे इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। अल्कोहल यानी कि कौन लगता है, OH। एल्डिहाइड किसे हम कहते हैं, CHO। CHO मतलब CHO साहब नहीं, बनो C डबल बॉन्ड O और H, ये कंपाउंड है, यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है। मैं इस बॉन्ड को दिखा रहा हूँ, यही वाला इस चेन में लग जाएगा, ऐसा समझ लो, ये जाके यहाँ पे लग जाएगा। कीटोनिक ग्रुप की क्या खास बात है, कीटोनिक ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग सकता है, बीच में, बीच में ही लगेगा। यहाँ पे देखो ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होता तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन लग जाता, और जैसे ही हाइड्रोजन लग जाता ये वापस से एल्डिहाइड हो जाता। मैं कह रहा हूँ बीच में ही लग पाएगा। यानी कि अगर कोई बोले कीटोन का पहला, सीरीज का पहला कौन होगा, पहला तो याद ही होता है, ये कीटोन है। क्या ये कीटोन है, अगर ऐसे बनाएं, ऐसे सबसे पीछे लगा दो और बोलो कि ये कीटोन हो गया, तो नहीं भाई, ये कीटोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन आया ये कौन सा हो गया, CHO, दैट इज एल्डिहाइड। तो कीटोन सिर्फ और सिर्फ बीच में लगेगा। तो यहाँ बीच में लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका 4 बॉन्ड तो पहले ही हो गए ना। तो बस आपको यही याद रखना है कि कीटोन बीच में लगेगा, बीच मतलब एकदम बीच में नहीं, बस कोने में नहीं लग सकता है। और इसका पहला आदमी कौन सा हुआ, प्रोपानोन। सबके लिए अपना अपना सफिक्स प्रीफिक्स है, वो हम आगे देखते हैं। और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, COOH या फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और यहाँ पे आके उस वाली रिंग से, उस वाली सीरीज से आके लग जाएगा। एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स यूज होता है OL, प्रोपेनॉल, एथेनॉल। एल्डिहाइड के लिए AL, प्रोपेनल, इस टाइप का। कीटोन के लिए ओन, कीटोन, अरे प्रोपानोन, ब्यूटानोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड कि बेंजोइक एसिड या एथेनोइक एसिड, ऐसी चीज़ें। हाँ यहाँ देखते हैं, हेलो एल्केनी हमने देखा, ग्रुप 17 वाले जो हैं, क्लोरो आ जाओ, ब्रोमो आ जाओ, कोई लोग भी आ जाओ, देखो यहाँ लग गया, तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या हो जाता है। अब देखो 3 कार्बन है, ये नॉमेनक्लेचर जरूरी है कि नहीं, चलो क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ब्रोमो लग जाएगा तो ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें देखो 3 कार्बन थे, OL आके लग गया, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन ऑल, ऑल लग जाता है। 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन है, यहाँ देखो ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और सिर्फ H। अगर OH लगा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता। इन दोनों का अंतर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ H है, यहाँ पे OH है, तो 3 कार्बन प्रोप, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोपानल, प्रोपेनल, ठीक है, इसमें AL लगता है, प्रोपेनल। ये देखो कीटोन ग्रुप बीच में आके लग गया, प्रोपानोन, इसमें ON लगता है, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोपानोइक एसिड। तो हमने पढ़ लिया नॉमेनक्लेचर। अच्छा एल्कीन के लिए आपको बताइए 3 है, तो ये प्रोप इन, ट्रिपल बॉन्ड था तो प्रोप प्रोपाइन, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज अगर सेम ही फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, और थोड़ा सा हम इसके कार्बन और हाइड्रोजन में चेंज करते जाएं, तो ये जो सीरीज मिलेगी इसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। यानी कि जैसे आप इसमें देखिए CH2 यूनिट ही ज्यादा है, कुछ C3 कार्बन थे और OH, CH3OH। अब देखो अगले वाले में क्या किया हमने, CH2 और डाल दिया, इसमें एक हाइड्रोजन निकाल के आप ये डाल दो, कार्बन डाल दो, कितना हो गया, H5OH। फंक्शनल ग्रुप सभी का सेम है और CH2 यूनिट से डिफर करते जा रहे हैं, ये क्या है, होमोलोगस सीरीज। सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज नोन एज दिस। इसमें कोई वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अभी आया भी नहीं है। अगर आएगा तो यही आएगा कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और यहाँ मान लो CH3 CHO दे देगा। तो आपको पहचानना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, तो ये नहीं है क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप बताइए, सेम रहेगी कि डिफरेंट है, सेम ही रहेगी यार, सब में अल्कोहल ही है तो क्या कुछ और हो जाएगा क्या, अल्कोहल है तो अल्कोहल रहेगा।
लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट और इनकी सॉल्युबिलिटी बदलती जाएगी, क्योंकि इसमें कार्बन की चेन की लेंथ भी तो बढ़ रही है। जैसे जैसे आपकी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और कार्बन ठूसते जाओ उसमें, मॉलिक्यूलर मास जैसे ही बढ़ रहा है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। दिस स्टेटमेंट सीम्स इंपॉर्टेंट टू मी। आप छोड़ सकते हैं। अब देखो कहाँ गया, हाँ, अभी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, इनको हम जलाएंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला एग्जांपल अगर देना हो तो सैचुरेटेड मतलब एल्केन, सबसे पहला कौन सा आदमी होगा, CH4। यहाँ N कितना है 1 इंटू 2, 2 + 2 4, CH4 दैट इज मीथेन। इसलिए मैंने कहा कहीं भी जलेगा तो मीथेन निकलता है, ये एक सैचुरेटेड है। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा तो एक क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी, इसीलिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है। घर में जब हम वो जलाते हैं LPG वगैरह तो कितनी बढ़िया ब्लू फ्लेम निकलती है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड वाला या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला। अगर ये इन लोगों को आप जलाएंगे तो एक येलो कलर की फ्लेम निकलेगी और एक ब्लैक स्मोक निकलेगा। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्मोक तो ब्लैक ही होगा ना, हरा हरा देखा है क्या स्मोक। तो यानी कि बात साफ है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो एक क्लीन ब्लू बढ़िया फ्लेम मिलेगी। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होगा यानी कि डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनको आप जलाएंगे तो एक येलो फ्लेम निकलेगी, इतना मज़ा नहीं आएगा। और जब आप लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर में जलाएंगे तो एक सूटी फ्लेम मिलेगी, थोड़ी कालिक कालिक सी, कालिक, ठीक है, सूटी फ्लेम। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लीन कब मिलेगा, सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड कौन होता है, एल्केन, बस। अच्छा, जब साथ में कुछ आपको ये जो पॉल्यूटेंट्स ये उसमें भी क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट का भी, कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ये निकलेंगे जलने पे या कैसे भी, ये पॉल्यूटेंट्स है एनवायरनमेंट के लिए, ये हानिकारक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O या NO2, मुझे याद नहीं आ रहा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O या NO2, NO2 लिख देता हूँ, बाकी आपको चेक करना है। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आर वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। बात समझ क्यों नहीं रहे हो यार, याद है कि नहीं। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बेकार है कि सल्फर डाइऑक्साइड? यार सल्फर और नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड बेकार है, ठीक है। अब हम देखते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि विथ फ्लेम जलती है और कभी कभी विदाउट फ्लेम। ये भेदभाव आखिर क्यों? जैसे आप LPG वगैरह जलाएं ऐसे करके स्टोव में, अरे अपने घर में यार, तो आपको फ्लेम तो निकलेगी ना ब्लू कलर की, ठीक है। लेकिन अंगीठी में क्या होता है कि कुछ देर तक तो फ्लेम निकलेगी, बढ़िया से जलेगा, आग वाग तापो, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब वो फ्लेम नहीं देता, बस वो देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये फ्लेम तभी निकलेगी जब कोई वोलेटाइल पार्टिकल बर्न हो। फ्लेम ओनली व्हेन वोलेटाइल पार्टिकल्स बर्न। LPG में साफ आपने वोलेटाइल लिक्विड दे ही रहे हैं आप, गैस है, जो भी है गैसियस चीज देख लेते हैं, जो वोलेटाइल है गैसियस ही मान लो। जब तक वो जलेगा तब तक आपको फ्लेम मिलेगी, तो यानी LPG में फ्लेम मिलना लाजमी है। वहीं अंगीठी में क्या होता है, या फिर जब हम लकड़ी जलाएं, जब स्टार्टिंग में हमने जलाया तब तक उसके अंदर जो भी था पार्टिकल वोलेटाइल वाला वो वेपराइज हुआ और वो जलने लगा। तो जब तक वो जल रहा था तब तक हमें फ्लेम मिली। जब इसके वोलेटाइल पार्टिकल खत्म हो गए तो अब हमें फ्लेम दिख नहीं रही है। यही बात थी, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। कोल, ऑयल एंड गैस के बारे में आपको पता ही है कि कोल क्या है, कोई भी डेड एंड रिमेन पार्टिकल्स जो हैं, कोई मर जाए, किसी की लाश हो या कोई जानवर हो, कोई हो, पत्ता हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे डेड ऊपर से दबी चली जाती है। काफ़ी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद हमें क्या मिलता है, कोल। और ये जो ऑयल एंड गैसेस हैं, जब समुद्र के अंदर जो चीज़ें दफन हो गई होंगी समुद्र में, ये पानी बना रहा हूँ, ब्लू बना दूं क्या, रुक जाओ, लो। अब यहाँ पे जो मछली थी, क्या कहते हैं मछली को, फिश, ETC। अब ये लोग जब समुद्र में नीचे दबी होंगी तो इनके पास तो कितना ऑयल सा रहा होगा, फैट रहा होगा,
ये धीरे धीरे अब ये क्या बन जाएंगी, जब यहाँ पे होगा तो ये कोयला नहीं बनाएंगी, ये ऑयल और गैसेस बनाएंगी, इनके पास जो था वही तो बनाएंगी, और क्या बनाएंगी। तो यानी कि सी में आपको मिल जाएंगे ऑयल और गैसेस, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको कोल। ऑक्सीडेशन, अल्कोहल और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के, अगर मैं ऐसे ऑक्सीडाइज को ऐसे लिख दूं, समझ जाना हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडाइज। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अल्कोहल कौन सी है, ये वही शराब है जो आपने, खैर आप नहीं पीते होंगे अल्कोहल। वैसे अगर कोई बोले अल्कोहल ये है कौन सा, कहाँ गया एथेनॉल वाला, चलो अभी देखते हैं। अल्कोहल ये जो पीने वाला है ये कौन सा है, ये यही वाला है एथेनॉल, ये कंपाउंड है। अब इसी को हम लोग क्या देते हैं, शराब। देखो ये अल्कोहल है, ये कौन सा आप पहचान ही रहे हैं, दो है कार्बन एथ और एथेनॉल, ये एथेनॉल ही तो है, दोबारा क्यों लिखूं। अब इसको हमने ऑक्सीडाइज करा दिया तो ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो बस हमें क्या जानना है कि जो ऑक्सीडाइज करा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो सिंपल इंग्लिश है, जो ऑक्सीडाइज कराए वो कौन है, ये दो हमारी बुक में है, इसी को हमें पढ़ना है। दैट इज एल्केलाइन KMnO4, ये कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये कौन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रो, क्रोमियम कितना दिख रहा है आपको, 2, ठीक है, और ये क्या है, परमैंगनेट, मैंगनेट यहाँ भी आ रहा है। तो ये दोनों याद कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे हो। एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला याद हो तो वो भी ठीक, नहीं तो यही याद कर लो। अब देखो अभी हमने वो तो पढ़ा ऑक्सीडेशन। अब अनसैचुरेटेड को अगर हमें सैचुरेटेड बनाना है, अनसैचुरेटेड क्या होता था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड क्या है, हमें सिंगल बॉन्ड में चाहिए। तो हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम ये आर का मतलब समझ रहे हो ना, आर का मतलब है कि कोई बहुत आगे का ग्रुप, यहाँ हो सकता है खूब सारे कार्बन हो, तो कवि ने उसको काट के सिर्फ और सिर्फ आर लिख दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन और यहाँ अगर हाइड्रोजन हो जाए तो ये वाला सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो यही तो हुआ है। तो इसके लिए आपको पता है कि हाइड्रोजन का एडिशन करना है, तो यही है, हाइड्रोजन का एडिशन कर दो तो हमारा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या जरूरत पड़ती है, किस कैटलिस्ट की, निकल और पैलेडियम, निकल और पैलेडियम, ये जो कैटलिस्ट है ये एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन कह दो, यानी हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं हम, है ना, तभी तो एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में तब्दील होगा। ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। किसकी जरूरत पड़ी, हमें निकल कैटलिस्ट की। तो अब ये कैटलिस्ट क्या चीज है, कैटलिस्ट वही है जो इस रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कर दे विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को ये और बढ़ा दे, सिर्फ बढ़ा दे, घटा भी सकता है भाई, ये कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा कैसा है, लेकिन हम रिएक्शन में डाल रहे हैं तो किस लिए डालेंगे, बढ़ाए जल्दी जल्दी काम हो। तो इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता भाई, सिर्फ ये एक वो करता है। ये वो वाली बात क्यों लग रही है मुझे, चुगली टाइप की। ये संभाल लो, किसने देखा और वो आके बता दे कि अरे मैंने देखा तुम्हारा वाला वहां घूम रहा था, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा वाला वहां दूसरे के साथ घूम रहा है। तो ये जो शख्स है ये एज अ कैटलिस्ट का काम कर दिया इसने, क्योंकि उसने खुद बीच में नहीं आया, उसने क्या कहा कि भाई मुझे लगा, उसने ये थोड़ी कहा कि मैंने देखा साफ साफ। अब उन दोनों जो पर्सन ए और बी थे इनके बीच के रिश्ते को कौन इफेक्ट कर रहा है, ये तीसरा कौन है, कैटलिस्ट। खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ, बस उसने वो डाल दी बीच में कि अब तुम लोग जानो। तो ये है कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। देखो वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड है, तो यानी कि आपको पता है कि इसका आप हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सैचुरेटेड। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ही अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा।
ये जो एनिमल फैट्स हैं जो एनिमल से मिलते हैं ये सारे सैचुरेटेड है, ये हार्मफुल होता है। देखो 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 देखो, कंफ्यूज नहीं होना। जो नेचर से हमें मिल रहा है वो एक अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड आप कुकिंग के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? अनसैचुरेटेड वाला, वेजिटेबल ऑयल। अरे घर में सोयाबीन ऑयल और कौन सा ऑयल होता है, जो भी होता है, जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड वाले ही हम यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको हीट वीट बनाते टाइम अनसैचुरेटेड ठीक रहता होगा यार। ठीक है, तो कुकिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? अनसैचुरेटेड। कौन है अनसैचुरेटेड? वेजिटेबल ऑयल। एनिमल का फैट या फिर ये डालडा वालडा जो है ये सब सैचुरेटेड है, ये सब हार्मफुल है, इसे नहीं यूज़ करना है। कंफ्यूज हो, अनसैचुरेटेड बढ़िया है, उसी को यूज़ करना है। याद कर लो यार, अनसैचुरेटेड ही यूज़ करना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। निकल और पैलेडियम का हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, आपने भी देख लिया। अच्छा से मान लो ये हमारे पास मीथेन है, तो ये तो एक सैचुरेटेड है, तो यानी कि हमने अभी भी देखा सैचुरेटेड तो इतना रिएक्टिव होता नहीं है, ये क्यों करेगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले चाहेंगे कि हम वन बन जाए सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये क्यों चाहेगा? लेकिन हाँ, एक इसमें दिया एनसीईआरटी में, तो इसे भी देख ही लेते हैं कि क्लोरीन के साथ हम अगर रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये इस तरीके का बॉन्ड बना ये भी लेता है। ऐसे था, C4 हाइड्रोजन थे, तो इधर से हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन खुद घुस गया, तो ये क्या बन गया? CH3 3 हाइड्रोजन है और Cl प्लस HCl निकाल देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसा ही है, देख लो। बाकी इस क्वेश्चन का मैं फैन हूं, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है सीडीएस, पूछना चाहिए इसको। देखो इथीन का ही, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए पूछेगा। अच्छा शायद दिया नहीं बुक में, इसलिए नहीं पूछ रहा। 11th-12th में दिया होगा, कहीं कहीं तो दिया है। इथीन का ही नाम इथाइलिन है और इथाइन का ही नाम एसिटाइलिन है। देखो कितना बढ़िया कंफ्यूजिंग सा है। इथीन इथाइलिन है, देखो एथ वाले को, डबल बॉन्ड वाले को एथ की तरह ही नाम दे देना, लेकिन वाई लगा देना। और जो इथाइन है वो तो अब वाई पहले से था तुम में, तो तुम एसिड टाइप के हो जाओ, एसिटाइलिन। अरे कुछ भी करके याद कर लो यार। अगर कोई कवि कहे कि एथलाइन हमारे पास आया है, तो एथलाइन क्या करें? तो एथलाइन कौन है? पहली बात तो वो इथीन है, क्योंकि इथीन का ही नाम इथलाइन है और इथाइन का नाम एसिटाइलिन है। अब याद कर लो, सब बेकार है। अब हम दो और चीजें पढ़ेंगे, पहला एथेनॉल और दूसरा एथेनोइक एसिड। एथेनॉल आपको पता है, एथ मानी 2 कार्बन, C2H5 और OH ग्रुप बनेगा। ये क्या है? ये है हमारा अपना शराब। अच्छा, जो प्योर एथेनॉल है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो नाम से भी दिख रहा है। कुछ लोग जैसे नीट लेते हैं, ये वही है। प्योर एथेनॉल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इसको कहते हैं। और ये उसमें कफ सिरप वगैरह में भी डालते हैं, कफ सिरप में भी ये थोड़ा बहुत डाला जाता है, थोड़ा सा हल्के अमाउंट में। और अल्कोहल से तो यार, शराब से तो बहुत कुछ याद आता है। जैसे एक शेर है उसका कि तुम्हारे नहीं, कैसे था यार, कि तुम्हारी आंखों की तौहीन है, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। समझ रहे हो? मतलब तुम्हारा चाहने वाला शराब क्यों पी रहा है यार? तो तुम्हारी आंखों की तौहीन है ना, तुम्हारे आंखों से पीना चाहिए। तो ऐसे अनमैरिड मेल पोएट ऐसे लिखते हैं। और एक आपने वो भी सुना होगा, एक वाद विवाद टाइप का है, मतलब इधर से अपना कि गालिब पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं था। कि गालिब पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। तो फिर इधर से ये फराज कहता है, कौन कहता है याद नहीं, कि ये मस्जिद खुदा का घर है, कोई पीने की जगह नहीं, तू काफिर के घर जा, वहाँ है खुदा नहीं। तो फिर ये कहता है, अरे अभी वहीं से तो आया हूँ, खुदा वहाँ भी है, बस उसको पता नहीं। तो फिर ये कहता है कि खुदा तो जिंदगी में हर जगह है, तू जन्नत जा, वहाँ पीना मना नहीं। तो ये कहता है कि पीता हूँ जिंदगी में गम भुलाने के लिए, जन्नत में गम कहाँ, वहाँ पीने का मजा नहीं, है ना? ये आपने देखा होगा शायद। एक इस पे वैसे मेरा ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं। खैर आगे पढ़ाई करते हैं। कफ सिरप से मुझे याद आता है, एक लड़का कौन सी एसएसबी थी वो, नेवी पायलट,
8th SSB, तो वो जहाँ वेटिंग हॉल होता है वहाँ तक लेके गया कफ सिरप। इंटरव्यू से पहले वो कफ सिरप पी रहा है। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, तुम्हें तो खांसी भी नहीं आ रही। बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा हाई हो रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है, हो लो। अब हम पढ़ते हैं एथेनॉल की रिएक्शन। ये रहा हमारा एथेनॉल। एथेनॉल अगर सोडियम से रिएक्ट करे तो ये चीज़ बनाता है। ये देखो साफ साफ दिख ही रहा है आपको, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया होगा, ये Na यहाँ आ गया होगा, तो देखो सेम चीज़ है, O नेगेटिव Na+, ये बन गया। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है अभी रुकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं? इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो ये जो अल्कोहल है, अगर हम चाहें इसमें से पानी को निकालना, रिमूव वाटर, तो हमने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड हमने लिया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, नाम से दिख रहा है डिहाइड्रेटिंग, हाइड्रेट नहीं कर रहा, पानी इसका निकाल देगा। इसके अंदर जितना भी वाटर है अल्कोहल से ये निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, इथीन। इथीन कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है, कौन सा हम वो यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अल्कोहल को हमें डिहाइड्रेट करना है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे बीच में, तो आप यूज करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि सारे का सारा पानी जो है वो निकाल देगा और आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ रॉ माल, इथीन। इसका 443 केल्विन पे हीट करते हैं शायद। अच्छा अब मेथनॉल है। मेथनॉल एक पॉइजनस है, क्यों? क्योंकि मेथनॉल जब बॉडी में जाएगा तो ये मेथनल बन जाता है, और मिथनल बड़ा ही पॉइजनस है। जो अल्कोहल यूज कर रहे हैं पीने वीने के लिए वो क्या है, एथेनॉल है, मेथनॉल नहीं। मेथनॉल मतलब एक कार्बन वाला, C के साथ OH, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना जितना भी लगे। ये पॉइजनस है, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा पॉइजनस है, मेथनल या फिर मेथनॉल। ये पॉइजनस है। असल में पॉइजनस तो मेथनल है, क्योंकि बॉडी में जाके मेथनॉल मेथनल बन जा रहा है, और मेथनल बहुत पॉइजनस है, मर जाओगे। एक क्वेश्चन आता है डीनेचर्ड एल्कोहल का, ये क्या होता है? मैं पता है पहले क्या पढ़ता था इसको, डीनेचुरे, बहुत टाइम तक डीनेचुरे ही पढ़ा है मैंने। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि नहीं कुछ और लिखा है, होल्ड ऑन लेट मी रीड इट। फिर मैंने सही से पढ़ा तो अच्छा डीनेचर्ड एल्कोहल है। देखो अब एल्कोहल है, मान लो कोई कंपनी है और उसमें मेरे अल्कोहल का काम है, मैं अल्कोहल एज अ रॉ प्रोडक्ट यूज करके कोई माल बना रहा हूँ। ठीक है, मान लेते एक लड़का है, उसने किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, अब वो कुछ कर नहीं रहा है। उसने अपने 2-3 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, एक खुद की इंडस्ट्री खोली। उसमें बनाता है दारू से कोई सामान, प्रोडक्ट, मस्त प्रोडक्ट। रॉ क्या यूज कर रहा है, अल्कोहल। लेकिन उसके फैक्ट्री में जो काम वाले लोग हैं वो भी सब पियक्कड़ हैं, तो चुपके से वो लोग क्या कर रहे हैं, सारा अल्कोहल रात को गटक जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा? अब चूंकि ये इंजीनियर था तो उसने सोचा कि क्या करें, इस अल्कोहल में मिला दिया मेथनॉल, अब पियो। तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा पॉइजनस हो गया ना। सो टू मेक द अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, टू मेक अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कि भाई कोई पियो मत, अनफिट, मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है बस मुझे उसी के लिए रहने दो। इसमें थोड़ा सा हम क्या यूज कर देते हैं इसी अल्कोहल में, मेथनॉल ऐड। इसी को हम क्या कह सकते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? व्हेन वी मेक द अल्कोहल अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग बाय एडिंग क्या, मेथनॉल। बस यही सारी बातें। अब आखिरी चीज हम देख लेते हैं, एथेनोइक एसिड क्या है। इसी का नाम है एसिटिक एसिड, C। अब देखो एथेनोइक है, 2 कार्बन हो जाएगा, तो अब हाइड्रोजन मुझे गिनना अच्छा नहीं लगता, 2 कार्बन है और OOH भी है, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था COOH। बाकी यहाँ पे वो लगा लेना जितना लगता होगा, हाइड्रोजन C+OOH। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, ये सब नहीं जानना है। एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है, इसी का नाम है एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है यार, कोई बोले एसिटिक एसिड, इसका मतलब है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड मतलब 2 कार्बन। तो ये विनेगर क्या होता है? विनेगर क्या होता है? सिरका। 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड लेना 5-8% पानी में, मान लो 5 ml और 100 ml पानी लिया है, उसमें 5 ml ये मिला देना, उड़ कर देना, क्या बन जाएगा, विनेगर, सिरका। और इसी को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। और क्या,
डालते नहीं है क्या, अचार में डालते तो हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और सिरका से मुझे याद आता है कि हम लोग एक बार, चलो छोड़ो, इसी को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्या ये बताने की बात है? ये तो नाम से ही पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन विंटर ये जम जाता होगा, इन विंटर सॉलिडिफाइज, थोड़ा सा ही जम जाता है हल्का सा। तो इसलिए इसका एक और नाम है, क्या कह देते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बहुत ही अच्छी बात। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, पॉइंट्स टू बी नोटेड, यूपीएससी may confuse you here. Carboxylic acids are strong acid? No. Who are the strong acid? The hydrochloric acid, the sulfuric acid, the HNO3। और HNO3 और HCl का 3:1 में रेशियो, यानी 3 टाइम्स इसको लेना, 1 टाइम्स HNO3, ये कहलाता है एक्वा रीजिया। ये सब एक स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो H+ डिसोसिएट कर देंगे पानी में आने के। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेकार आदमी है, नाम का है, सिर्फ कार्बन लिया है, सिर्फ थोड़ा सा OH ले लिया तो क्या एसिड हो जाएगा? नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द अदर। अब इनकी रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टरिफिकेशन। देखो, एल्कोहल को एसिड में मिला देते हैं तो बन जाता है ईथर। कौन सा एल्कोहल है? एथेनॉल। और एथेनोइक एसिड को अगर हमने मिलाया तो क्या हुआ? देखो, ईथर बन गया। कैसे बना? अगर मैं इसको यहाँ R लिख दूँ, R मतलब कोई भी कार्बन की खूब सारी चेन, और यहाँ पे COOH लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड OOH। और यहाँ अब हमें एल्कोहल लेना है, यानी R' लिख लेते हैं, OH। अब यहाँ से देखो पानी निकल गया, H यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, ये और ये मिलके क्या बन गया? H2O। H2O यहाँ पे आ गया, बचा ये क्या बचा? R, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, फिर एक O, अच्छा O तो निकल गया, सिर्फ ये वाला R' इधर आके इधर लग गया। ये क्या हो गया? ईस्टर, ROR', ये इसका नाम क्या है? ईस्टर। इधर भी आपको एक ग्रुप, अच्छा यहाँ पे 2 ही कार्बन लिया है तो मुझे ये सब तामझाम करने को दिखाना ही नहीं था। ठीक है, सिंपली क्या हुआ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर वाला एथेनॉल था, इधर वाला इथेनोइक था, दोनों मिल गए, बन क्या गया? ईस्टर। ये सब कुछ नहीं जानना है, सिर्फ जानो कि एथेनोइक एसिड और एथेनॉल यानी अल्कोहल और एसिड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ईस्टर। ईस्टर क्या है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, अच्छी सी खुशबू आती होगी, और परफ्यूम में या फ्लेवरिंग एजेंट में इसी का यूज़ होता है बनाने के लिए। जहाँ पे खुशबू वाली चीज़ हो, हम क्या यूज़ करेंगे? क्वेश्चन यही आता है कि यार एक ईस्टर है, नहीं एक फलाना चीज़ है बताओ, और स्वीट स्मेलिंग सा दिख रहा है, तो क्या है वो है ईस्टर। बस यही है। अच्छा, अब इसको अगर हम मान लो ये रहा ईस्टर, ये रहा ईस्टर, हम इसको चाहते हैं कि वापस से तुम वो बन जाओ, तो ईस्टर को हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें ये बन जाएगा। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस रिएक्शन का यूज करते हैं आगे हम सोप बनाने में, जिस रिएक्शन का नाम है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। थोड़ा सोप सा लग रहा है ना, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या किया हमने, फिर से देखते हैं। इसी ईस्टर को इस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, रिएक्ट किया तो हमको वापस क्या मिल गया? एल्कोहल और एक ये हमारा सोडियम, ये रहा। अब जैसे ये एसिड है, अगर हम इसको हम बेस से रिएक्ट करके दिखाएं, ये हमारा एथेनोइक एसिड, हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक, आप भूल गए क्या? हम पढ़ रहे हैं एथेनोइक एसिड, हम उसी के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराया था तो हमें मिल गया था ईस्टर, बात ठीक थी। अल्कोहल एसिड को हम NaOH से रिएक्ट करा रहे थे, नहीं ईस्टर बनाने के बाद उसको NaOH से रिएक्ट कराया तो हमें मिल जाता है। हम ये क्यों बना रहे थे? हाँ, हम इसलिए रिएक्ट करा रहे थे क्योंकि हमें चाहिए था सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तीसरा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी एथेनोइक एसिड को एक बेस से रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये एसिड है, ये बेस है, आपने बचपन में पढ़ा एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट मिल गया, ये वाटर मिल गया, ये वही है। देखो इसी को क्या कहते हैं? सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट, इसी को कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से जब वो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, कौन, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एसिड, तो क्या बनेगा? देखो यही चीज बनेगा, यही चीज बनेगा, लेकिन अब आपने कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो फीलिंग नहीं आ रही क्या कि CO2 भी निकलेगा? देखो
बस इतनी सी बात है यार। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे फीलिंग से ही करना है। तो और क्या बचा? अच्छा, इसका नाम आपको पता है? ये सोडियम कार्बोनेट है, ये वाला ऊपर वाला सोडियम कार्बोनेट। और NaHCO3 क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। इसे 2 लिखा है, इसलिए इसको देख के बाई मत पढ़ देना हो। 2 तो नॉर्मली आएगा, उसकी वैलेंसी है कार्बोनेट की। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाई कार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब केमिस्ट्री है, काम का नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सोप और डिटर्जेंट। सोप क्या है? सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं। अभी जो हमने इसमें देखा था, ये देखो सोडियम के सॉल्ट्स हैं और यहीं से सोप की फॉर्मेशन में हेल्प होती है। तो वो तो ऐसे ही याद हो गया, कुछ याद ही नहीं करना है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं दूसरी ओर डिटर्जेंट क्या है? एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स हैं। किसका? इसी का, ये वाला तो जानते हो ना, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप और डिटर्जेंट क्लियर है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हो तो ये, और एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स हो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ये। अब देखो हम सोप और डिटर्जेंट से क्या करते हैं? कपड़े वपड़े साफ करते हैं। इसमें मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है। मिशेल ओबामा नहीं, मिसल। मिसल क्या है? ये इस तरीके का एक क्लस्टर अरेंजमेंट जिसमें मान लो बीच में गंदगी है और ये जो हमारा ये वो जो पार्टिकल है, यहां पूरा पानी पानी। अब 2 वर्ड आपने मार्केट में सुना होगा, हाइड्रोफिलिक और फोबिक खूब चल रहा है। कोई लिखता है मैं सेलोनोफिलिक हूँ, मैं फेलेनोफोबिया है, मेरे को बलेनोफोबिया है। खूब आजकल ये चल रहा है। फोबिया मीन्स कोई किसी चीज़ का डर, और फिलिक मीन्स लव, प्यार। फिलिक और फोबिया। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोफिलिक मतलब जैसे पानी से प्यार हो तो पानी की तरफ जाएगा। तो ये लोग देखो पानी की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये कौन है? हाइड्रोफिलिक। और जो इसका टेल वाला पार्ट है, एक डायग्राम की बात कर रहे हैं हम, ये पानी से अवे जा रहा है, अंदर डर्ट है, डर्ट के पास जा रहा है। तो ये कौन है? हाइड्रोफोबिक। ये पानी नहीं पसंद करता इसे, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और जो ये वाला हेड है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो पानी की ओर जा रहा है। अब भाई गए, अब हाइड्रोफोबिक पार्ट किससे अटैच है? इसी गंदगी से, और अंदर ऐसे घुचुम घुचुम होगा और हमारा माल जो है वो साफ हो जाएगा और गंदगी बाहर आ जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ जा रहा है? पानी के पास। हाइड्रोफोबिक कहाँ जा रहा है? उस ऑयल या डर्ट के पास। और इस तरीके का एक क्लस्टर अरेंजमेंट बना लेगा, इसी को बोलते हैं मिसल्स। मिसल्स एक कोलाइड की तरह से है, ये लाइट स्कैटर करेगा और एक क्लाउडी अपीयरेंस आएगा। आपको दिखता नहीं क्या क्लाउडी सा, वाइट कलर का? तो यस, इट विल स्कैटर द लाइट। पॉइंट टू बी नोटेड, डू मिसल स्कैटर लाइट? यस। क्यों? एक कोलॉइड है। कोलॉइड सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने पहले ही पढ़ा है, बार बार क्यों पढ़े। अब देखो, मान लो वाटर थोड़ा हार्ड हो हमारा, तो अब सोप काम नहीं आएगा, उसके लिए हमें चाहिए और मजबूत चीज। तो सोप अगर आप हार्ड वाटर में यूज करेंगे तो बस कम सा बनाएगा, एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, साफ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो फिर हमें कुछ और चाहिए, इनसोल्यूबल। लेकिन फिर हमने इजाद किया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या था? एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डिटर्जेंट अगर आप हार्ड वाटर में यूज करेंगे तो यस, ये सोल्यूबल बना लेगा और आपका कपड़ा धुल जाएगा, सोल्यूबल। ठीक है। और डिटर्जेंट यूज्ड टू मेक क्लीनिंग क्लोथ्स, ये तो बात ठीक है। और शैम्पू भी, ये थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मान लो कि सोप हमारा बाल नहीं धुल पाता होगा, इसलिए उसमें भी डिटर्जेंट हम डालते हैं। तो डिटर्जेंट इज यूज्ड टू मेक शैम्पूज ऑल्सो। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हार्ड वाटर क्या है? ये इसमें है तो नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स आ जाएं तो हमारा वाटर हार्ड हो जाता है। कैसे सॉल्ट्स? मतलब कैल्शियम क्लोराइड हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए, जो ऐसे सॉल्ट आ जाए तो कंफ्यूज हो रहे हो क्या? सोप क्या चीज था? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिटर्जेंट क्या चीज था? एमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर कुछ नहीं, पानी में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स आपको मिल जाएं तो वो हार्ड वाटर हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन है तो मत याद करना एक भी।
अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसको बिना जाने नहीं होगा। देखो अनसैचुरेटेड है या कोई चीज़ सैचुरेटेड है, इसकी आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं लैब में। अनसैचुरेटेड में अगर आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे जो कि थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर का होता है, तो उसको डीकलराइज कर देगा। आपने रेड ब्राउन डाला, वापस जब आप मिला के डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो सैचुरेटेड रहेगा और आपने ब्रोमीन डाला है तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अरे जैसे हम लोग लैब में टाइट्रेशन करते थे तो घुमाते रहो पिंक कलर आता था, लाइट पिंक, अच्छा लगता था। तो ये था, और तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो इथेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। देखो इथेन है, सिंगल बॉन्ड ही होगा। कितने बॉन्ड है ये पूछ रहा है, तो बना लो ना स्ट्रक्चर। 2 कार्बन बना लो, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, गिन नहीं पा रहे हैं क्या? 3 3 6 1 7, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ब्यूटानोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, बात साफ है, ब्यूट लगा है और ओन है इसलिए कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिख नहीं रहा है क्या? कीटोन है। ब्यूटानोइक एसिड होता तो ये होता, ब्यूटानल होता तो ये होता, एन ये आएगा लास्ट में Al, और ब्यूटानॉल होता तो अल्कोहल होता। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that नीचे से बर्तन हल्का काला हो गया। क्यों हो गया? फ्यूल इज नॉट फूड इज नॉट कुक्ड, पागल हो गया? बर्तन के नीचे की बात हो रही है, तो फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। और क्या, अगर कंप्लीटली बर्न होता तो तब थोड़ी ना आता, कालिक कालिक सा क्यों लग गया? फ्यूल सही से बर्न नहीं हो रहा। अब आइए देखते हैं PYQ CDS 2 2020, ये जब मैंने पहला CDS दिया था। द वैलेंसी ऑफ द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपको पता है P नंबर होगा 15, यानी कि 2 8 2 10 बचा 5, वैलेंसी कितनी हो गई? 3 यानी कि 3 और या तो 5 निकाल दो तो 3 और 5, दिस इज द वैलेंसी। अब देखो ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से या फिर हल्की हल्की नॉलेज जो हमारे पास है उससे कर सकते हैं, क्योंकि बोरिक एसिड 9th 10th में नहीं है, 12th 11th में है। ये आपको पता होगा, बोरिक एसिड आई ड्रॉप में हम लोग डालते हैं, ये एज ए एंटीसेप्टिक होता है। A का 1 तो यानी कि इतना हो गया, और D का 4। एसिटिक एसिड हमने अभी अचार में डाला था, याद है? और मैग्नीशियम एक एंटासिड है, सिट्रिक एसिड एक फूड प्रिजर्वेटिव है। अच्छा ये लाइन से ठीक ही दिया हुआ है, ठीक है फिर तो यार ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखो हमें कौन सा पता था? एसिटिक एसिड पता था, क्योंकि अचार में अभी हमने डाला नहीं था क्या? एसिटिक एसिड 5 to 8% विल बिकम विनेगर एंड विनेगर इज यूज्ड इन द पिकल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द सिट्रिक एसिड। और बोरिक एसिड भी यूज्ड इन द आई ड्रॉप्स, एंटीसेप्टिक है, तो ये भी ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपको पता है एक ही आदमी है, वो है ग्रेफाइट, 2 ओनली। ये दोनों नहीं करते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। फुलरीन इज C60। बस ये हेक्सागोनल एरे रिजिड। CDS 2 2021 अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट आपको बताया था, नीचे गया 2 में टूट गया, तो 2 ये रहा आंसर। अच्छा इन्होंने लगता है गूगल से तो नहीं देख लिया कहीं, 5 भी दिया हुआ है। While burning hydrocarbon fuel, if you see a yellow flame, when you see a yellow flame, we had already discussed, आपने unsaturated जलाया होगा। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। Saturated के टाइम क्या होगा? ब्लू फ्लेम निकलेगी, है ना? The number of saturated and unsaturated bonds in cyclohexane, पहली बात तो हेक्सेन है, यानी कि एक सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड तो होगा ही नहीं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते। सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ 0 है। अब आइए देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, यानी कि 6, केवल सिंगल बॉन्ड की बात करनी है हमें। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 2 2 2, तो 6 × 2 12, 13 14 15 16 17 18, 18 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितने? एक भी नहीं। दिस इज द आंसर। खत्म हो गया क्या? ओके, थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्लीज रिवाइज दिस वीडियोस 2-3 times, 2 times। और
बाकी तो ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय।